हे, दिस इज़ आमिर सुल्तान और आप लोग देख रहे हैं नर्सिंग विद आमिर। सॉरी, एक दिन का एक गैप आया, सॉफ्टवेयर की थोड़ी-सी इश्यूज़ थी, जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना सका। वीडियो बना भी सका लेकिन उसको एडिट नहीं कर पाया, तो उसके लिए सॉरी। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, उसका नाम है एक्रोमेगाल। ये हमने जो पिछला जो हमने पैथोफिज़ियोलॉजी में ग्रोथ हार्मोन्स पढ़े थे, उस वीडियो के एंड में हमने एक बात कही थी कि इनकी जो रिलेटेड जितनी भी डिजीज़ है वो हम नेक्स्ट टॉपिक उस हमारा वही होगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे पास ग्रोथ हार्मोन्स रिलेटेड डिसऑर्डर्स, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आता है एक्रोमेगाली। एक्रोमेगाली जो है उसको समझने के लिए सबसे पहले हम जो वर्ड्स हैं उनको क्रैक करते हैं। हमारे पास जो वर्ड है एक्रोमेगाली, ये बेसिकली ग्रीक वर्ड है, जिसका मतलब हमारे पास है एक्रोमेगाली का मतलब हमारे पास होते हैं एक्सट्रीमिटीज, यानी हमारे हाथ पाँव। मेगाली का हमारे पास जो मतलब होता है वो होता है इनलार्जमेंट, यानी इनलार्जमेंट ऑफ एक्सट्रीमिटीज। जब आपके हाथ और पाँव, हमारे पास ऐसी एक्सट्रीमिटीज है, अगर इनकी साइज हमारी बढ़ना शुरू हो जाए तो उसको हम कहते हैं। मेगाली हमारे पास वो कंडीशन है, वो डिसऑर्डर है जिसमें हमारी बॉडी की जो ग्रोथ हार्मोन है वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा रिलीज होते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको एक वर्ड समझ में आना चाहिए, वो है हमारे पास एडल्ट। यानी एडल्ट में अगर हमारे पास ग्रोथ हार्मोन्स की रिलीज बहुत ज़्यादा हो जाए पिट्यूटरी ग्लैंड से, जिसमें हमने एक्सप्लेन किया था कि हमारे पास जो ग्रोथ हार्मोन्स है उनकी रिलीज होती है, हमारे पास एंटीरियर लोब है पिट्यूटरी ग्लैंड का, वही से होती है। जब एडल्ट में हमारे पास यानी एंड ऑफ प्यूबर्टी, जैसे हमारे पास लोग जो हम जिसे कहते हैं माइल्ड एज एडल्ट्स, उनमें जो हमारे पास ग्रोथ हार्मोन्स हैं जैसी वो ज़्यादा रिलीज होना शुरू हो जाती है, उसको हम कहते हैं एक्रोमेगाली। यानी बेसिकली डिसऑर्डर्स हैं पिट्यूटरी ग्लैंड का, जिसकी वजह से ग्रोथ हार्मोन्स ज़्यादा रिलीज होना शुरू हो जाते हैं। जब ज़्यादा रिलीज होंगे, यानी एक एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं कि अगर हम दरिया को देखें, अगर वो नॉर्मल रूटीन से जा रहे हैं तो उसको डिस्ट्रक्शन इतनी नहीं है, लोगों को फ़ायदा ज़्यादा पहुंचता है। लेकिन अगर वहाँ पे यानी बारिशें हो जाती है, ग्लेशियर जो है वो गिर जाते हैं, मेल्टिंग की जो हमारे पास मेल्टिंग है वो ज़्यादा शुरू हो जाती है, तो उसकी वजह से पानी का बहाव बढ़ जाता है, आता है, सैलाब बन जाता है। सैलाब बनता है तो पुल, घर, खेत, लोगों की इन सब चीज़ों को बहा के ले जाता है। वैसे सेम कंडीशन हमारे पास यहाँ है कि अगर ग्रोथ हार्मोन की रिलीज ज़्यादा होगी, बढ़ेगी, तो उसकी वजह से जो हमारे पास इम्पैक्ट है वो बॉडी की जो ऑर्गन्स है उनके ऊपर पड़ेगा, जिसमें हम कहते हैं कि बोन की इनलार्जमेंट होती है, कार्टिलेज के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है इसका, और जो हमारे एक्सट्रीमिटीज़ हैं खासकर उन पर बहुत ज़्यादा असर होता है, जिसकी वजह से हमें रिजल्ट में जो है साइन एंड सिम्टम्स। सबसे पहले जो सिम्टम है हमारे पास, हमने कहा कि ग्रोथ हार्मोन की रिलीज जो है वो इंक्रीज हो जाती है, तो उसकी वजह से जो एक्सट्रीमिटीज़ हैं हमारे पास, उनकी साइज़ जो है वो लार्ज हो जाती है। जिस तरह हमारे पास हैंड और फीट्स हैं वो लार्ज हो जाते हैं या स्वेल हो जाते हैं। हमें कैसे पता चलता है कि हमारे हाथ और पाँव जो है वो उनका साइज़ बड़ा हो गया, स्वेल हो गए हैं या लार्ज, तो वैसे ही पता चलेगा। लेकिन अगर सवालों की हम बात करें कि स्वेल किस तरह हुए हैं या नहीं, तो हाथों में जब हम उंगलियां हम रिंग पहनते हैं तो उससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि रिंग में हमारी उंगलियों में चेंजेस आ चुके हैं। या शूज़ की साइज़, अगर हम कोई भी शूज़ जो पुरानी यूज़ करते हैं अगर वो पहनते हैं और वो सही फिट नहीं हो तो हमें पता चल जाता है कि फीट की साइज़ में चेंजेस आए हैं। साथ साथ में जो हमारे पास लिप्स है, नोज़ है और टंग है, उनकी जो साइज़ है वो बढ़ जाती है। अगर हम तीसरे नंबर पे बोन चेंजेस को देखें तो हमारे पास जो लोअर जॉस है उनका ब्रिज बाहर की तरफ आ जाता है, जिसकी वजह से हमारी नोज़ जो है वो बड़ी नज़र आना शुरू हो जाती है, और टीथ के जो हमारे दांत हैं उनके दरमियान जो स्पेस है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमको रात स्नोरिंग जो है बहुत ज़्यादा होती है और रात को डिफ़िकल्टी होती है हमें जो है सांस लेने में। स्किन का साइज़ जो है वो थिक हो जाता है, मोटा हो जाता है। साथ में 5वें नंबर पे हमारे पास है वॉइस जो है वो डीप हो जाती है, बड़ा जो है जिसे हम कहते हैं कि भाई इनकी जो आवाज़ है वो भारी हो गया है। साथ में हमारे पास इन मरीज़ों की जो स्वेटिंग है, पसीना है, वो ज़्यादा आना शुरू हो जाता है, और साथ साथ में उसकी जो स्मेल होती है वो बढ़ जाती है। फिर हमारे पास 7वें नंबर पे है कि हमारे पास इन लोगों को फटीग होती है, जिसे हम
कहते हैं कि भाई हमारे पास लॉस ऑफ एपिटाइट है, तो इसकी वजह से अगर इनको कुछ खाएंगे पिएंगे, थकावट फटीग बहुत ज़्यादा होती है और साथ में मसल वीकनेस जो है वो हम इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन की वजह से हमें जो सप्लाई है वो नहीं मिलती, जिसकी वजह से मसल को वीकनेस आना शुरू, क्योंकि बॉडी का डिमांड जो है वो साइज़ की वजह से बढ़ना शुरू हो जाता है। 8वें नंबर पे हमारे पास है इम्पेयर्ड विजन। इन लोगों की क्योंकि हमारे हम कॉम्प्लिकेशन आगे पढ़ेंगे कि इन लोगों को बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन जो है वो आगे ज़िंदगी में फेस करना पड़ता है। 9 नंबर पे हमारे पास है कि पेन एंड लिमिटेड जॉइंट्स। एक तो बॉडी में इसको मलेजिया होती है, मसल पेन बहुत ज़्यादा होती है, और दूसरा इसके साथ साथ जो है इन जो हमारे पास जॉइंट्स हैं उनकी लिमिटेशन बहुत, यानी उनकी जो ज़्यादातर एक्सरसाइज है वो नहीं कर पाते। साथ में हमारे पास हमने जिस तरह कहा कि टीथ में नोज़ का साइज़ बढ़ जाता है, टीथ में स्पेसेस आ जाते हैं, जिसकी वजह से जो है इन लोगों को स्नोरिंग जो है रात को जिस तरह हमारे पास आवाज़ें आती है वो बढ़ जाती है, क्योंकि इनकी जो अंदर की हमारे पास अपर हमारे पास वे है, एयर वे है, वो उनमें ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो आ जाती है। वो थोड़ा सा हम उसके ऊपर जो है गो थ्रू कर गए, थोड़ा सा जल्दी हमने पढ़ी। इसकी वजह ये है कि बेसिकली हमारे पास जो ये जो हमारे पास सब्जेक्ट है ये है पैथोफिजियोलॉजी, क्योंकि हमने इसमें डिजीज़ प्रोसेस के ऊपर ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। साइन एंड सिम्टम कॉज़ेटिव ये तो आप किसी भी सब्जेक्ट में पढ़ सकते हैं, लेकिन कम से कम पैथोफिजियोलॉजी में डिजीज़ प्रोसेस का पढ़ना समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो आज हम ये समझते हैं कि बेसिकली हमारे पास एक्रोमेगाली इसकी काज किस तरह होती है, ये हमारे पास डिजीज़ प्रोसेस का क्या है। तो पैथोफिजियोलॉजी के लिए सबसे पहले आपके पास होना चाहिए क्या, कॉजेटिव एजेंट, कि भाई इस डिजीज़ को अगर कोई काज करता है तो कौन सा कॉजेटिव एजेंट है। सबसे पहले हम कहते हैं कि भाई हमारे पास एक्रोमेगाली में ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा रिलीज होता है। तो ग्रोथ हार्मोन रिलीज पहले से ही हो रहा था, जब चिल्ड्रन एज में ये था, चाइल्ड एज में था, पीडियाट्रिक था, नेट था, इन्फेंट था, उस एज में ग्रोथ हार्मोन सही रिलीज हो रही थी। लेकिन अब क्या हुआ कि इसकी जो रिलीज है वो बढ़ गई। तो उसके लिए हमारे पास जो हम कहते हैं कि 10 केसेस में एक्रोमेगाली के 10 केसेस में 9 केसेस ऐसे होते हैं जिनका जो कॉजेटिव एजेंट होता है वो होता है ट्यूमर, जिसे हम कहते हैं पिट्यूटरी एडिनोमा। अब हमारे पास अगर पिट्यूटरी एडिनोमा की वजह से ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा रिलीज हो रही है तो क्या करेगा, जिस तरह हमने ग्रोथ हार्मोन में पढ़ा था कि बेसिकली यही हमारे पास जो ग्रोथ हार्मोन होता है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन होता है, वो आके क्या करता है, वो लीवर को स्टिमुलेट करता है, और IGF-1 हमारे पास इंसुलिन लाइक ग्रोथ हार्मोन है, उनको क्या करते हैं, फैक्टर है, उनको क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा रिलीज होगा, क्या करेगा, लीवर को स्टिमुलेट करेगा कि वो ज़्यादा IGF-1 को इंक्रीज करे। क्यों, क्योंकि इनकी IGF-1 जो है वो किसकी वजह से, किसकी हेल्प आउट से जो है, ग्रोथ हार्मोन की हेल्प से रिलीज बन रहा था, रिलीज हो रहा था। अब ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा रिलीज हो रहे हैं तो वो सिग्नल देगा IGF-1 को कि मैं तो रिलीज हो रहा हूँ ज़्यादा, आपने भी से क्या करना है, साथ में रिलीज होना है ज़्यादा। अब IGF-1 इसमें सबसे पहले हमारे पास क्वालिटी होती है, वो क्या करते हैं, ये बोन्स और टिश्यूज़ में जाते हैं। अगर हमारे पास IGF-1 की इंक्रीज है वो बढ़ जाती है तो साथ में क्या करती है, वो टिश्यूज़ और बोन्स की ग्रोथ को स्टिमुलेट करती है, यानी वहाँ पे बोन्स और जो हमारे पास टिश्यूज़ है उनकी रेट ऑफ ग्रोथ को बढ़ाती है। अब वहाँ पे जो हमारे पास टिश्यूज़ और बोन्स में ग्रोथ बढ़ेगा तो उसमें चेंजेस नज़र आएंगे, जिसे हम कहते हैं कि इनलार्जमेंट ऑफ एक्सट्रीमिटीज़। साथ में क्या करते हैं ये कि हमारे पास जैसे हार्मोन्स की चेंजेस जो है वो क्या हो जाते हैं, बढ़ना शुरू हो जाते हैं, तो बॉडी में कुछ चेंजेस लेके आते हैं। जिस तरह हमारे पास है ब्लड ग्लूकोज लेवल में चेंजेस लेके आते हैं, यानी हम कहते हैं कि ग्लूकोज लेवल जो है इसकी वजह से बढ़ जाता है। साथ में जो है फैट्स, वहाँ पे उनकी जो हमारे पास मेटाबॉलिज्म है वो बढ़ जाती है। तो लिपिड्स और ब्लड ग्लूकोज जो है, शुगर हमारे पास वो बढ़ रही है। साथ में जब बढ़ेगी तो उसमें उसकी वजह से क्या चेंजेस आएंगे, पेशेंट की जो हमारे पास कॉम्प्लिकेशन है, डायबिटीज़ यानी शुगर, और दूसरा हमारे पास जो ब्लड प्रेशर है, HTN हाइपरटेंशन, और साथ में जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ होते हैं, यानी दिल की जितनी भी डिजीज़ होते हैं वो इसी की वजह से होते हैं। क्योंकि हमारे पास जो जितने लोग जो है हाइटेड होते हैं, ज़्यादा उनकी हाइट होती है, यानी 7 फीट से ज़्यादा हो जाती है या 6 फीट से ज़्यादा हो जाती है,
उनमें जो है एक्सट्रीमिटीज़ के साथ साथ उसके जो टिश्यूज़ है, कार्टिलेज में जो चेंजेस आते हैं, उनके साथ साथ जो है इनकी कॉम्प्लिकेशन भी आगे ज़िंदगी में जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। तो ट्रीटमेंट है वो क्या है? एक है हमारे पास मेडिकेशन ट्रीटमेंट, दूसरी हमारे पास है सर्जिकल ट्रीटमेंट। अगर मेडिकेशन ट्रीटमेंट को हम देखें तो मेडिकेशन ट्रीटमेंट का मतलब ये नहीं है कि इससे जो एक्रोमेगाली है वो ख़त्म हो जाती है, ख़त्म नहीं होती, लेकिन जो कॉम्प्लिकेशन की तरफ पेशेंट जाता है उससे पेशेंट को मना करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है सोमेटोट्रोपिन एनालॉग। इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास ये है कि सोमेटोट्रोपिन हमारे पास बेसिकली ग्रोथ हार्मोन को हम कहते हैं, उनकी जो हमारे पास रिलीज है उनको क्या करते हैं, कम से कम करते हैं। दूसरी हमारे पास है डोपामिन एगोनिस्ट। डोपामिन एगोनिस्ट का हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास ये जो हमारे पास ग्रोथ हार्मोन है इसके प्रोडक्शन को सबसे पहले इनहिबिट करती है। दूसरा क्या करती है कि ट्यूमर की ग्रोथ को बढ़ने नहीं देती। तीसरी जो हमारे पास मेडिकेशन हुआ है ग्रोथ हार्मोन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, जो सिर्फ ये काम करते हैं ग्रोथ हार्मोन की रिलीज को कम नहीं करते हैं। ये कम से कम समझना चाहिए कि ग्रोथ हार्मोन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट का सिर्फ यहाँ काम ये है कि ग्रोथ हार्मोन की रिलीज को कम नहीं करते, लेकिन जो ग्रोथ हार्मोन हमारे पास IGF, जो पैथोफिजियोलॉजी में हमने पढ़ा कि हमारे पास ग्रोथ हार्मोन क्या करती है, वो IGF-1 के साथ मिलती है, बोन और टिश्यूज में उसका रिलीज बढ़ जाता है, चेंजेस आते हैं। तो ये क्या कम से कम ये करती है कि ग्रोथ हार्मोन IGF-1 के साथ मिल न जाए, उनके जो कॉम्बिनेशन है उनको रोकती है। दूसरे हमारे पास जो ट्रीटमेंट है वो सर्जिकल ट्रीटमेंट है, जिसमें क्या करते हैं, पिट्यूटरी ट्यूमर है उसको क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। अब रिमूव करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए इनको स्कल खोलना पड़ता है। इनके लिए एक प्रोसीजर करते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसफिनॉइडल सर्जरी। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि जो हमारे पास जो नेजल फेसेज है इनके पीछे हमारे पास जो है स्फेनाइड बोन होती है, जो हॉलो स्पेस है, उसी के ज़रिए या क्या करते हैं माइक्रोस्कोप को अप्रोच करते हैं या एंडोस्कोपी, उसके ज़रिए वहाँ पे जो है पिट्यूटरी ग्लैंड की तरफ अप्रोच होती है, वहाँ से पिट्यूटरी ग्लैंड को रिमूव किया जाता है। इस सर्जरी से पहले हमारे पास एक मेडिकेशन होती है जिसे हम कहते हैं ब्रोमोक्रप्टिन। वो क्या करते हैं, असल में हमारे पास ट्यूमर को श्रिंक करते हैं ताकि इसकी साइज़ जितनी कम होगी इतनी आसानी से आएगी, सर्जिकल रिमूवल में जो है आसानी से आएगी। तो ये हमारे पास दो किस्म की ट्रीटमेंट थी, एक हमारे पास है सर्जिकल ट्रीटमेंट, दूसरी हमारे पास है मेडिकेशन ट्रीटमेंट। हमारे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो ये है कि हम अगर एक्रोमेगाली के पेशेंट को डील करते हैं तो कम से कम हमें उनमें से एक्रोमेगाली एक मेडिकल डायग्नोसिस है, तो उसमें हमने नर्सिंग डायग्नोसिस क्या निकालनी है और कौन कौन से हो सकते हैं उसमें। सबसे पहले हमारे पास ये है कि हमने कहा ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा रिलीज होती है, उसकी इफेक्ट जो है बोन और टिश्यूज़ के ऊपर ज़्यादा पड़ता है, तो जिसकी वजह से बॉडी का इमेज जो है वो सारा डिस्टर्ब हो जाता है। अब ये पेशेंट जो है क्या, डिस्टर्ब बॉडी इमेज रिलेटेड टू एंजाइटी और थिक एंड स्किन एनवेलपमेंट ऑफ फेस हैंड एंड फीट। अब इस बॉडी की जो हमारे पास इसके जो फिगर है वो पूरा क्या हो चुका है, वो पूरा चेंज हो चुका है। इसकी फीट्स, हैंड, नोज और ये सब कुछ जो है ये सॉल्व हो चुका है या लार्ज हो चुका है, इसकी स्किन की थिकनेस आ चुकी है। इस पेशेंट की बॉडी की जो पूरी इमेज है वो क्या हो गई है, चेंज हो गई है। दूसरा हमारे पास है इनफेक्टिव कॉपिंग रिलेटेड टू चेंज। अब ये इंसान पहले जिस तरह था अब उस तरह नज़र नहीं आ रहा, तो उसकी जो अपीयरेंस है वो बिल्कुल चेंज हो रही है। यहाँ पे जो हमारे पास इनफेक्टिव कॉपिंग का मतलब ये होता है कि अब ये कॉप एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा है कि भाई मेरी जो अपीयरेंस है वो चेंज है, उनको मैंने एक्सेप्ट करना चाहिए। तीसरा हमारे पास है डिस्टर्ब स्लीपिंग पैटर्न रिलेटेड टू सॉफ्ट टिश्यूज। अब हमारे पास सॉफ्ट टिश्यूज है, हम कहते हैं कि हमारे जो फेस है वो सॉल्व हो चुकी है, नोज़ की जो साइज़ है वो बढ़ चुकी है, तो ये रात को जब भी ये पेशेंट जो है सोता है, इसकी जो सॉफ्ट टिश्यू है उसके सॉल्व होने की वजह से, सूजन की वजह से इसको रात को डिफ़िकल्टी होती है सांस लेने में, इसी वजह से ये रात को सो नहीं पाता है। चौथा हमारे पास है फ्लूइड वॉल्यूम डिफिसिट। अब ये फ्लूइड वॉल्यूम डिफिसिट का मतलब यहाँ पे ये है, हमने साइन एंड सिम्टम में एक चीज़ पढ़ी कि जो हमारे पास एक्सेसिव स्वेटिंग है और हमारे पास बॉडी से ऑर्डर आना, जो स्मेल है वो आना शुरू हो जाता है। तो अब इस पेशेंट की हमारे पास है कि जो जितनी ये एक्टिविटी करेगा, सबसे पहले लेथार्जिक है, हमारे पास एक्टिविटीज़ के लिए फिर भी एक्टिविटी करता है, इसकी जो बॉडी से जो हमारे पास स्वेटिंग है वो बहुत ज़्यादा है। स्वेटिंग होने की वजह से अगर इनका फ्लूइड इंटेक कम होगा तो इस पेशेंट को फ्लूइड वॉल्यूम डिफिशिएंसी हो सकती है। फिर हमारे पास है 5 जो हमारे पास है नॉन इंटिबिसिट। नॉन इंटिबिसिट ये कि जैसे इस पेशेंट को डायग्नोस का पता चल जाता है
इसको अब ये पता नहीं है कि भाई एक्रोमेगाली है बेसिकली है क्या, या मैंने इसके साथ डील कैसे करनी है। तो यहाँ पे इस पेशेंट के पास जो नॉलेज है उसमें बहुत ज़्यादा कमी है, तो आपने पेशेंट को कम अज़ कम जो है वो नॉलेज प्रोवाइड करनी है। इसके साथ साथ हमारे पास इंटरवेंशन होती है, जिसमें हमारे पास अगर आप नर्सिंग एक पेशेंट को नर्स उसमें आपने डायग्नोसिस की, तो आपको एक चीज़ नज़र आई कि इस पेशेंट को मैंने कॉपिंग मैकेनिज्म सिखाना है कि आपने इन चीज़ों को एक्सेप्ट करके इसी के साथ रहना होता है। तो आपने उसको नॉलेज प्रोवाइड करनी होती है कि हमारे पास सिर्फ साइज की चेंजेस है, कॉम्प्लिकेशन अगर आप ये करोगे, मेडिकेशन लोगे, या अगर एक पेशेंट के लिए सर्जरी बेहतर है, तो आप पेशेंट को प्री ऑपरेटिव प्रोसीजर में उसकी जो एंजाइटी है उसको रिलीव करने के लिए आप नॉलेज प्रोवाइड करें। यहाँ पे आपने बेसिकली पेशेंट को एजुकेट करना होता है, उनको कॉपिंग मैकेनिज्म के बारे में बताना होता है, हाउ टू कोप, अपनी कंडीशन को आपने किस तरह कोप करना है। साथ ही साथ पेशेंट को अगर वो सर्जरी के लिए जा रहा है तो आपने उसको बतानी होती है कि आपने सर्जरी के हमारे पास एक्रोमेगाली की हमने डिफिनीशन पढ़ी, फिर उसके हमने जो है साइन एंड सिम्टम पढ़े, फिर बेसिकली हमने पैथोफिजियोलॉजी पढ़ी, फिर हमने पढ़ा कि इसकी जो हमारे पास मेडिकल ट्रीटमेंट है, सर्जिकल ट्रीटमेंट है, वो क्या क्या है, और इसमें नर्सिंग डायग्नोसिस हम क्या क्या निकाल सकते हैं। लास्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों ने पेशेंट को बेसिकली आप लोगों ने जो हमारे पास इंटरवेंशन है वो क्या क्या करना होता है। कि नर्सिंग डायग्नोसिस को आपने निकाल दी कि ये मेरे पास नॉलेज डिफिशिएंसी है, फ्लूइड डिफिशिएंसी है, पेशेंट की कॉपिंग मैकेनिज्म अपीयरेंस की लिहाज से नहीं है, तो आपने इस पेशेंट को किस तरह डील करना। तो सबसे पहले हमारे पास होता है, अगर ये पेशेंट प्रिपेयर हो, देखो सबसे पहले अगर इस पेशेंट को ये पता चला कि मुझे एक डायग्नोस है जिसे हम कहते हैं एक्रोमेगाली, अगर वो है तो मैंने इसके साथ आपने उसको नॉलेज प्रोवाइड करने को, बेसिकली एक्रोमेगाली होती किस तरह है, होती क्या है, आपने इसके साथ रहना कैसे होता है। आप नॉर्मल रह सकते हो, लेकिन अगर आप ये काम करें साथ में जो है आपने पेशेंट को, अगर पेशेंट प्रोसीजर के लिए सर्जरी के लिए राजी होता है तो आपने बताना होता है कि सर्जरी किस तरह होती है, उनमें कॉम्प्लिकेशन के चांसेस कितने हैं, क्योंकि पेशेंट 100% यही कहेगा मैं उठ जाऊंगा वापस नहीं आऊँगा। तो आपने बेसिकली पेशेंट की एंजाइटी को रिलीव करना होता है। अब यहाँ पे जो मेन चीज़ें हमारे पास है, लोग कंफ्यूज होते हैं कि भाई बेसिकली हमारे पास व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिप्रेशन एंड एंजाइटी। कुछ लोग आप उसको एक बात को कहोगे मैं डिप्रेशन का शिकार हूँ, दूसरा आपको क्या कहेगा कि मैं जो है एंजाइटी का शिकार हूँ। अब यहाँ पे डिफरेंस है वो बड़ा हमारे पास क्या है, डिफिकल्ट है। तो सबसे पहले मैं आप लोग को एक चीज़ बता दूँ कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। दोनों में एक चीज़ कॉमन है, वो है स्ट्रेस। दोनों में एक चीज़ क्या कॉमन है, स्ट्रेस कॉमन है, लेकिन हमारे पास एंजाइटी क्या होती है कि भाई एक चीज़ आई नहीं है, उसका आपके साथ जो है एक्सपीरियंस नहीं हुआ, लेकिन वो आना है कल, वो कल आएगा, कल एग्जाम है, उसके लिए मैं आज से टेंशन लेता हूँ, गिरा से तोड़ता हूँ, पेपर पढ़ता हूँ, बुकें उठाता हूँ, एक जगह दूसरी जगह लड़ाई झगड़े करता हूँ, लेकिन अभी तक एग्जाम आया नहीं। ये बेसिकली ये जो स्ट्रेस लेना है फ्यूचर रिलेटेड, उसको हम कहते हैं एंजाइटी। जो हमारे पास डिप्रेशन है, डिप्रेशन भी वही स्ट्रेस है, लेकिन आप लेते हो क्या, कल मैंने किसी का शीशा तोड़ा, कल मैंने किसी को जो वही स्ट्रेस आप पास्ट रिलेटेड लेते हो, वो हमारे पास है डिप्रेशन। तो इस पेशेंट को एंजाइटी होती है प्रोसीजर रिलेटेड, प्रोसीजर अभी हुआ है तो आपने उसको कम से कम क्या करना होता है, साथ में पेशेंट को आपने बताना होता है कि आपसे इस कंडीशन में एक्सेस स्वेटिंग होती है, पसीना ज़्यादा निकलता है, आपकी बॉडी में पानी की कमी आ सकती है, इसलिए आपने क्या करना है, फ्लूइड को बैलेंस रखने के लिए फ्लूइड इनटेक बढ़ानी होती है। साथ में अपने पेशेंट को एजुकेशन प्रोवाइड करना होता है कि बेसिकली एक्रोमेगाली है क्या, उससे कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकता है। ये थी आज की लेक्चर। इंशाल्लाह जो दूसरा डिसीज है हमारा इसमें